अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी फिजिक्स का जो कोर्स है क्लासिकल मैकेनिक्स। टॉपिक है हमारा लैग्रांजियन इक्वेशन की डेवलपमेंट फ्रॉम डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। बच्चों, लैग्रांजियन इक्वेशन जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन है, बिल्कुल ऐसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम की, किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी है या किसी पार्टिकल का जो मोशन है, ठीक है, उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज लैग्रांजियन इक्वेशन। लैग्रांजियन इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्दर पढ़ने से पहले हमें लैग्रांजियन इक्वेशन को की डेवलपमेंट करनी होगी, लैग्रांजियन इक्वेशन को सीखना होगा और फिर इसकी एप्लीकेशंस हमें आने वाले जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स हैं उसमें देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रांजियन इक्वेशन। सो लैग्रांजियन इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के, किसी भी पार्टिकल के एनर्जी लेवल्स को डिस्कस करने के लिए या किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करने के लिए। तो बच्चों, लैग्रांजियन इक्वेशन जो है इसको हमने इसके बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास इसको ड्राइव करने के, इसकी डेवलपमेंट के, लेकिन यहाँ पर जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं दिस मेथड इज़ डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। हमने डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल को बेस बना के उसकी मदद से हमने लैग्रांजियन इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। तो बच्चों, लैग्रांजियन इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। इससे पहले भी हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, टू डायमेंशनल प्लेन में यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर इस प्लेन के अंदर कोई पार्टिकल है यहाँ पॉइंट पी पे, तो इस पार्टिकल की लोकेशन, ठीक है, या इसकी ओरिएंटेशन बताने के लिए हम यहाँ एक पोजीशन वेक्टर यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इस पोजीशन वेक्टर का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से हम यहाँ पर किसी भी पोजीशन, किसी भी पॉइंट की, किसी भी पार्टिकल की लोकेशन या पोजीशन बता सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये आमतौर पर जो है डिपेंड करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर या वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर। इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो सिंपल जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं या हमारे जो दूसरे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें फ़र्क क्या है। तो पहले हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है। बच्चों, किससे इंडिपेंडेंट है? कॉन्स्ट्रेंट से, यानी कि वो फैक्टर्स जो मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, किसी भी पार्टिकल के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वो फोर्सेस भी हो सकती हैं, वो कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर, लेकिन जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं ये कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये कॉन्स्ट्रेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बच्चों, क्या डेफिनेशन हुआ? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, समझ आ गया? दैट सर्व टू यूनिकली डिटरमिन द ओरिएंटेशन एंड लोकेशन ऑफ अ सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन अ फिजिकल स्पेस। जो फिजिकल स्पेस क्या होती है, जिस तरह ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, इनके दरमियान ये जो प्लेन बन रहा है ये एक्स वाई प्लेन है और इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्पेस, ठीक है जी। तो किसी भी फिजिकल स्पेस में, चाहे वो यूक्लिडियन स्पेस है या वो कार्टेशियन स्पेस है, किसी भी स्पेस के अंदर किसी पार्टिकल की पोजीशन, उसकी लोकेशन या उसकी ओरिएंटेशन बताने के लिए हम जो कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो कॉन्स्ट्रेंट्स पे डिपेंड नहीं करते आर नोन एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन है। उसके बाद है जी ईच कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्ड टू अ यूनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर हमने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी डिफाइन करना है, इसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं किसी भी पार्टिकल की का जो पोजीशन है या उसकी जो लोकेशन है उसको हम पोजीशन वेक्टर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें जो ये लोकेशन है
ये फंक्शन है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं Q1 Q2, और एक हमारे पास यहाँ पर टाइम कोऑर्डिनेट है। तो दो कोऑर्डिनेट से यानी कि टाइम कोऑर्डिनेट और स्पेस कोऑर्डिनेट की मदद से हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी स्पेस के अंदर, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं। लेकिन जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं, इनका फ़ायदा ये है कि ये डिपेंड नहीं करते किसके ऊपर, कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते। तो बच्चों ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn तक, ये हैं हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को फर्दर उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को ज़रा यहाँ पर डिफाइन करें। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, और इस स्ट्रिंग को दोनों एंड से हमने फिक्स किया हुआ है, और इस स्ट्रिंग के ऊपर हमारे पास एक बीड है, एक बीड है यूं करके, ये एक बीड है जो इस स्ट्रिंग के ऊपर मूव कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग ने और ये जो सपोर्ट्स हैं, ठीक है, जहां पर हमने स्ट्रिंग को फिक्स किया हुआ है, इन्होंने इस बीड के मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? ये बीड जो है ये सिर्फ मूव कर सकती है एक ही एक्सिस में, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। तो पार्टिकल्स कितनी तरह से मूव कर सकता है, ये कहलाता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? जस्ट वन, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक ही लाइन में मूव कर सकता है, इसके अलावा वो कहीं मूव नहीं कर सकता, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है। इसके अलावा अगर पार्टिकल मसलन ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है जी, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। अब हमारा पार्टिकल दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो वो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है और या वो वाई एक्सिस में मूव कर सकता है। तो पार्टिकल के मोशन को हम दो कोऑर्डिनेट्स के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस किस के साथ? एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और वाई कोऑर्डिनेट के साथ। क्लियर हो गया? तो यहां पर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? पार्टिकल दो तरह से मूव कर सकता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या डिफाइन करता है कि हाउ मेनी वेज अ पार्टिकल कैन मूव, कितने तरीकों से एक पार्टिकल मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ एग्जांपल ली, ठीक है जी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चों हमारे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में हर कोऑर्डिनेट को हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम असाइन करते हैं। तो ये देखिए जी, ईच कोऑर्डिनेट क्रॉसपॉन्ड टू अ यूनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यूनिक होता है, दूसरे से क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास n कोऑर्डिनेट्स होंगे तो हमारे पास n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। अगर एक कोऑर्डिनेट होगा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, दो कोऑर्डिनेट होंगे, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम जो हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट था, इससे पिछले लेक्चर में जब हमने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को प्रूव किया, तो वहां पर हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। तो बच्चों वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ये होता है सम ओवर जे, ठीक है जी, पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे, ठीक है जी, और डेल क्यू जे। तो आर आई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट और साथ में डेल क्यू जे। तो हमारा जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका अलग से प्रूफ मौजूद है, इसकी अलग से वीडियो है, अगर आपने वो देखना है तो उसका लिंक भी आपको बता देंगे। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे वेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे भी चल के हम फोर्सेस, मोमेंटम की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, ये सारे हमारे वेक्टर्स होते हैं। तो इन सारे वेक्टर्स को मैं इनके ऊपर एरोज नहीं लगा रहा, तो ये अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने ये जो एरोज हैं ऊपर, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, मेंशन नहीं किया, क्योंकि हमें बहुत सारा मैथमेटिकल काम करना है। ठीक है, तो टाइम आपका बचाने के लिए मैं उनके ऊपर एरोज नहीं लगा रहा, लेकिन अंडरस्टूड है, आपने समझ आना है कि ये वेक्टर्स ही हैं। ठीक हो गया? तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से। अभी हम लैग्रांजियन इक्वेशन प्रूव करने जा रहे हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि हमने जो मेथड अडॉप्ट किया है वो है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो बच्चों डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? सम ओवर आई एफ आई डॉट पी डॉट आई
डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0। पिछले लेक्चर में हमने ये कहा था कि अगर किसी क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो टाइम डेरिवेटिव को शो करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। तो ये जो पी डॉट आई है ना, असल में इसका मतलब है डी ओवर डी टी ऑफ पी आई, यानी कि मोमेंटम का जो टाइम डेरिवेटिव है, इस टाइम डेरिवेटिव को हम डी ओवर डी टी लिखने की बजाय सिंपली हम इसके ऊपर ये जो डॉट है, ये डॉट से भी इसको शो कर सकते हैं। तो ये डॉट जो है ये एक्चुअली हमें टाइम डेरिवेटिव बता रहा है। बच्चों इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। ये हमारा जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा डी-एल्बर्ट प्रिंसिपल में हमने ये प्रूव किया था, दोबारा से हम इसको डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम f को इसके साथ और फिर p को इसके साथ लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं f डॉट डेल आर आई माइनस p डॉट डेल आर आई। तो ये हमारी है इक्वेशन 3। बच्चों इक्वेशन 3 में अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आपको ये फैक्टर नज़र आ रहा है, हमने इस फैक्टर की वैल्यू अलग से निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट करनी है। और दूसरा आपको ये फैक्टर नज़र आ रहा है जिसमें मोमेंटम है, इस फैक्टर में क्या है, फोर्स है, और इस फैक्टर में क्या है, मोमेंटम है। तो हमने करना क्या है, हमने इनको अलग अलग से सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, बड़ा ही सिंपल है। हम इनको अलग अलग से सॉल्व करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो ला के दोबारा यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी लैग्रांजियन इक्वेशन। तो बड़ी सिंपल फार्मूलेशन है, आप देखते जाइएगा कि किस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पकड़ लेते हैं जी, एफ डॉट डेल आर आई, और ये समीशन ओवर आई है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एफ को ऐसे लिख देते हैं, और ये जो डेल आर आई है हमारा जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हमने कहा था कि हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमने ये जो डॉट है यहाँ पर, ये डॉट ऐसे ही आ गया। तो हमने क्या किया, हमने डेल आर आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ये वैल्यू हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पर ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया। तो बच्चों अब ये दो समेशंस हैं, इनको हम एक ही समेशन में लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन गया एफ आई डॉट डेल आर आई ओवर डेल क्यू जे और डेल्टा क्यू जे। बच्चों यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं जर्नलाइज्ड फोर्स। तो ये वाला फैक्टर जो है एफ आई डॉट डेल आर आई ओवर डेल क्यू जे, ये फैक्टर हमारा क्यू जे के बराबर है, यानी कि ये हमारी है जर्नलाइज्ड फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर इस पूरे फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे फैक्टर की जगह क्यू जे आ जाएगा, और डेल क्यू जे को हम वैसे ही रखेंगे। तो ये हमने इस फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इसको हमने नाम दे लिया इक्वेशन 4। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, और ये जो दूसरी हमारी इक्वेशन में दूसरा जो ये आपको फैक्टर नज़र आ रहा है, अब ज़रा हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, पी डॉट आई, ये ऊपर डॉट है मतलब इसका टाइम डेरिवेटिव है, डॉट डेल आर आई। ठीक है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं सम, ठीक है, आपको पता है ये सम ओवर आई है। बच्चों ये है मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव, यानी कि d बाय डी टी ऑफ मोमेंटम डॉट डेल आर आई। बच्चों मोमेंटम किसके बराबर होता है, p बराबर होता है एम वी के। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं समीशन d ओवर डी टी, और पी आई की जगह मैं लिख सकता हूँ एम आई वी आई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, p किसके बराबर होता है, एम वी के। अब ये करें कि ये हमारे पास क्या आ गया जी, समीशन एम आई, ठीक है, डी ओवर डी टी। बच्चों ये जो वी आई है, वी आई क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वी आई जो है ये डी आर ओवर डी टी के बराबर होता है, यानी कि आर का टाइम डेरिवेटिव। तो इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं आर डॉट आई। इसका मतलब है कि ये जो वी आई है, इस वी आई की जगह मैं लिख सकता हूँ आर डॉट आई। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ जी डी ओवर डी टी एम आई, और ये जो वी आई है इसकी जगह पर लिख सकता हूँ आर डॉट आई और डॉट डेल्टा आर। बच्चों ये देखें आर का एक टाइम डेरिवेटिव और ये एक और टाइम डेरिवेटिव, तो आर का क्या हो जाएगा, डबल टाइम डेरिवेटिव। तो यही इक्वेशन मेरे पास कुछ यूँ बन जाएगी एम आई, ठीक है जी, आर डबल डॉट आई, और डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, डेल्टा आर के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है हमारे पास पी आई डॉट डेल्टा आर आई, अब ये इस फॉर्म में हमारे पास आ चुकी है। इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो
ये इक्वेशन हमारी ये वाली अब हमारे पास इस फॉर्म में आ चुकी है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूं एम आई, ये आर डबल डॉट, यानी कि 2 दफ़ा टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, और डॉट डेल्टा आर। ये जो डबल टाइम डेरिवेटिव है, इसको मैं अगर एक टाइम डेरिवेटिव लिखूं तो ये कुछ यूं लिख सकता हूं मैं एम आई, ठीक है जी। इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी। ये जो डबल डेरिवेटिव है, एक को मैंने लिख लिया और दूसरे को मैं उसके ऊपर वैसे ही रहने देता हूं, लो जी, ठीक है। और डॉट डेल्टा आर, ठीक है। अब बच्चों ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है, इसको आप लिख लें एम आई डी बाय डी टी, या आप डी बाय डी टी जो है उसको स्टार्ट में लिख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी टी एम आई इंटू आर डॉट आई और डॉट डेल्टा आर। ये हमारा क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की जगह उसकी वैल्यू ये वाली जो हम पुट कर रहे हैं, इसको दोबारा से पुट कर दें तो ये बन जाएगा करली आर ओवर करली क्यू जे और डेल्टा क्यू जे। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये सिंपली क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है दो वैल्यू का। एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, ठीक है जी। इन दो वैल्यूज़ का डेरिवेटिव ले लें आप। प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट रूल लगा के हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो बच्चों ये फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव ले लें और सेकंड को एज इट इज़ रख लें तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें ज़रा, तो एम आई तो कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, और आर आई का डेरिवेटिव देखें, एक उसके ऊपर डॉट लगा हुआ है पहले से, उसका पहले से एक टाइम डेरिवेटिव है। अगर दोबारा लेंगे तो उसके ऊपर दो डॉट आ जाएंगे, यानी कि 2 दफ़ा टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमने ले लिया, और ये फैक्टर जो है डॉट करली आर ओवर करली क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, ये एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव और ये एज इट इज़, प्लस अब ये एज इट इज़, यानी कि एम आई आर डॉट आई एज इट इज़, और इस वाले फैक्टर का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा डी बाय डी टी करली आर ओवर करली क्यू जे डेल्टा क्यू जे। तो बच्चों हमने क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने इसका डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब ये करें कि जो ये वाला फैक्टर है, ये फैक्टर, ये इधर क्या हो रहा है प्लस, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इधर जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये क्या मौजूद है जी, हमारे पास मौजूद है जी डी बाय डी टी एम आई आर डॉट आई, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है जी, पार्शियल आर या करली आर ओवर करली क्यू जे और डेल्टा क्यू जे, ठीक है बच्चों। ये पूरा फैक्टर प्लस हो रहा है, इधर ले आए, इधर आकर ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस। ये पूरा फैक्टर माइनस हो गया, इसको माइनस कर दें, समीशन एम आई आर डॉट आई, ठीक है जी। तो इसको ज़रा हम नीचे लिख देते हैं ताकि आपको नज़र भी आए। तो यहाँ से मैं अरेज कर देता हूँ जी, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं हम। तो बच्चों ये फैक्टर मैंने कहा इसको एज इट इज़ रखें, यानी कि डी बाय डी टी एम आई आर डॉट आई और डॉट प्रोडक्ट करली आर ओवर करली क्यू जे डेल्टा क्यू जे, इसको एज इट इज़ रखें। और ये फैक्टर हमने कहा प्लस हो रहा है, इसको इधर ले आएँ, इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, समीशन एम आई आर डॉट आई, ठीक है, और डी बाय डी टी करली आर ओवर करली क्यू जे, और साथ में क्या है, डेल्टा क्यू जे इज इक्वल टू। बच्चों ये फैक्टर तो इधर आके हो गया माइनस, इधर ये बच गया, सिर्फ ये वाला फैक्टर इधर ही रह गया इक्वेशन के, ठीक है। तो इक्वेशन के उस तरफ हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया समीशन एम आई आर डबल डॉट आई डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू जे और डेल्टा क्यू जे। बच्चों इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन 4 हो गई है, तो इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन 5। अब आप गौर करें, इक्वेशन 5 में आपके पास एम आई
आर डबल डॉट आई की जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ वापस आएँ, ठीक है। ये देखें हमारे पास जो पी आई डॉट डेल आर आई था ये इस वैल्यू के बराबर था, यानी कि इस वैल्यू के बराबर था। तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू की जगह हम ये दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है पी आई डॉट डेल आर आई, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये इक्वल किसके थी, इसके एम आई आर डबल डॉट आई, लेकिन इसकी वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, ये दो फैक्टर्स। तो इसकी जगह हम ये दो फैक्टर्स लिख देते हैं। तो हमारे पास आ गया समीशन डी बाय डी टी एम आई आर डॉट आई और डॉट करली आर ओवर करली क्यू जे डेल क्यू जे और माइनस समीशन एम आई आर डॉट आई डी बाय डी टी करली आर ओवर करली क्यू जे डेल्टा क्यू जे। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। तो ऑलमोस्ट हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन को डेवलप कर लिया है। अब हम इसके जो है वो करीब करीब इसके पहुंच चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से मुझे एक ये फैक्टर नज़र आ रहा है जी, पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू जे, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक फैक्टर नज़र आ रहा है डी बाई डी टी करली आर ओवर करली क्यू, यानी कि डी बाई डी टी करली आर ओवर करली क्यू जे और सिंपली करली आर ओवर करली क्यू जे, इन दोनों की वैल्यू हमने निकालनी है। अब कैसे निकालनी है, पहले मैं उसको लिख लेता हूं बच्चों, डी बाई डी टी करली आर आई ओवर करली क्यू जे। बच्चों डेरिवेटिव्स में ये हमारे पास एक प्रिंसिपल है, एक रूल है हमारे पास कि ये जो हमारा डेरिवेटिव है इसको हम इसके साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, करली बाय करली क्यू जे को आप पहले लिख लें और डी बाई डी टी को बाद में लिख दें, डी बाय डी टी और ये आर आई, ठीक हो गया। अब ये क्या है, डी बाई डी टी ऑफ आर आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये चीज़ क्या बन गई, ये बन गई वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ गया करली वी आई ओवर करली क्यू जे डी बाय डी टी ऑफ करली आर आई ओवर करली क्यू जे। इसको कह लेते हैं इक्वेशन 7। तो बच्चों इक्वेशन 6 में जो ये वाली वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास अब किसके बराबर आ गई है, करली वी आई ओवर करली क्यू जे। इसी तरह से इक्वेशन 6 में जो ये वाली वैल्यू है यहां पर सेम है, वहां पर भी करली आर आई ओवर करली क्यू है, यहां भी करली आर आई ओवर करली क्यू, लेकिन फर्क है कि वहां पर पहले डी बाई डी टी था, यहां पर पहले डी बाई डी टी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 7 को हम कर लेते हैं इंटीग्रेट। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा करली आर आई ओवर करली क्यू जे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमारे पास आएगा करली वी आई और ये टाइम वाला फैक्टर जब इधर लाएंगे तो ये करली क्यू जे के ऊपर यहां पर एक डॉट आ जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन 8। अब इक्वेशन 7 से और इक्वेशन 8 से ये वाली दोनों वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंच चुके हैं। तो यहां मैं, अगर आपने इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं ये वाला काम जो है वो अरेज करने लगा हूँ। इक्वेशन 3 तक जो है यहाँ पर हम लिखा रहने देंगे, तो बाकी जो है यहाँ से हम इसको अरेज कर देंगे। तो अगर आपने इसको नोट करना है या जैसे भी करना है तो ये आप इसको पॉज करके कर सकते हैं। तो इसको मैं जी अब अरेज करने लगा हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए और आसानी से जो है वो हमारा काम हो जाए। अच्छा जी, अब हम पहुँच चुके थे इक्वेशन 6 पे। इक्वेशन 6 को मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ यूँ बन जाएगा, P डॉट आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू समीशन डी बाई डी टी एम आई आर डॉट आई इंटू करली आर आई ओवर करली क्यू जे डेल्टा क्यू जे माइनस
समीशन एम आई आर डॉट आई डी बाय डी टी करली आर आई ओवर करली क्यू जे डेल्टा क्यू जे। ये थी हमारी इक्वेशन 6। इस इक्वेशन के अंदर दो वैल्यूज हम ड्राइव कर चुके हैं, इस फैक्टर की वैल्यू और इस फैक्टर की वैल्यू। तो वो दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं। तो क्या वैल्यूज हमने निकाली हैं? हमने करली आर आई ओवर करली क्यू जे डेल्टा क्यू जे, सॉरी करली आर आई ओवर करली क्यू जे, इसकी वैल्यू हमने निकाली है करली वी ओवर करली क्यू डॉट जे। इसी तरह से जो ये वाला फैक्टर है डी बाय डी टी करली आर आई ओवर करली क्यू जे, इसकी वैल्यू हमने निकाली है करली वी ओवर करली क्यू जे। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर क्यू के ऊपर ये छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर क्यू के ऊपर डॉट है और यहाँ पर क्यू के ऊपर डॉट नहीं है। तो ये थी हमारी इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी टी एम आई आर डॉट आई, करली आर आई ओवर करली क्यू जे, इसकी जगह क्या आएगा बच्चों? करली वी आई ओवर करली जे और डेल्टा क्यू जे माइनस एम आई आर डॉट आई, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? करली वी ओवर करली क्यू, ये डॉट प्रोडक्ट है दरमियान में, ठीक है जी, और डेल्टा क्यू जे। और इस साइड पे हमारा यही चलता आ रहा है पी डॉट डेल्टा आर आई। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें आप फर्दर ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा पार्शियल है इसको हम अगर बाहर लिख लें और एक और चीज़ करें, ये देखें आर आई के ऊपर डॉट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वी आई डॉट। इसी तरह से यहाँ इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये भी वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है? वेलोसिटी होता है। लो बच्चों, अब आप ये करें डी बाय डी टी को आप बाहर लिख लें और ये पार्शियल भी आप बाहर ले आएँ, पार्शियल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे। यहाँ हमारे पास बच गया एम आई वी आई डॉट वी आई, वी आई डॉट वी आई, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है जी। और ये हमारे पास है डेल्टा क्यू जे माइनस, यहाँ भी वही काम करें, ये जो पार्शियल है इसको बाहर ले आएँ, पार्शियल बाय पार्शियल क्यू, तो हमारे पास क्या बन गया जी अंदर? एम आई वी आई डॉट वी आई, इनके डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और डेल्टा क्यू जे। अब ये जो वी आई डॉट वी आई है, पिछले लेक्चर्स में हम इसको डिफाइन कर चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं, दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो वी आई डॉट वी आई को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 1/2 वी स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पर भी वी आई डॉट वी आई, यहाँ पर भी वी आई डॉट वी आई, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी टी समीशन करली ओवर करली क्यू डॉट जे एम आई, इसकी जगह क्या आ जाएगा? हाफ वी स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 एम वी स्क्वायर, और साथ में ये डेल्टा क्यू जे वैसे ही आ गया, माइनस यहाँ पर भी ऐसा होगा करली बाय करली क्यू जे, तो यहाँ पर भी वी डॉट वी की जगह हाफ वी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और डेल्टा क्यू जे। बच्चों ये हाफ एम वी स्क्वायर जो है ये वाला, यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है? कैनेटिक एनर्जी। ये बच्चों क्या है? कैनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें कैनेटिक एनर्जी की, तो हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी टी समीशन पार्शियल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे, इसकी जगह क्या आ गया? कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेल्टा क्यू जे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू जे हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस जी बच्चों हम पहुंच चुके हैं जी यहाँ पर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट जे, और माइनस इस टी को इसके साथ हमने लिख दिया। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 9। और इक्वेशन 9 की लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमारे पास क्या है? पी डॉट आई और डॉट डेल्टा आर आई।
तो बच्चों हमने जब स्टार्ट लिया था हमने कहा था कि इक्वेशन 3 में हम इस फैक्टर की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे, इस फैक्टर की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करेंगे और दोनों वैल्यूज जो हैं हम यहाँ अलग अलग पुट करेंगे तो हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों इस फैक्टर की वैल्यू हमने ये निकाली थी इससे पहले और इस फैक्टर की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करें और यहाँ से बन जाएगी हमारी लैग्रांजियन इक्वेशन। तो बच्चों अब इस फैक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे समीशन क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे और माइनस, ठीक है, माइनस ये वाला फैक्टर जो है इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी टी ऑफ समीशन करली टी बाय करली क्यू डॉट जे इंटू डेल्टा क्यू जे, ठीक है जी, और माइनस पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे और डेल्टा क्यू जे, ठीक हो गया। तो इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास है बच्चों जीरो, इक्वल टू जीरो। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम पहले लिख लें और इसको हम बाद में लिख लें, तो ऐसा भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जी, डी बाय डी टी समीशन पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे इंटू डेल्टा क्यू जे माइनस समीशन करली टी ओवर करली क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा समीशन क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो ऑलमोस्ट जो है हमने अपनी लैग्रांजियन इक्वेशन को प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, इसको हम यूँ लिखते हैं डी बाय डी टी, इस समीशन हम बाहर लिख देते हैं डी बाय डी टी, ठीक है जी, करली टी बाय करली क्यू डॉट जे, ठीक है, माइनस समीशन, चलें ये एक ही समीशन में बाहर आ गया, करली टी बाय करली क्यू जे डेल्टा क्यू जे जो है इसको बच्चों हम डेल्टा क्यू जे को हम ये वाला जो डेल्टा क्यू जे है इसको हम निकाल लेते हैं कॉमन और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है समीशन क्यू जे और डेल्टा क्यू जे। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करें तो हमारा जो ये वाला फैक्टर है ये किसके बराबर आ रहा है, ये वाला फैक्टर हमारे पास बराबर आ रहा है क्यू जे के। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं तो बच्चों दूसरा यहाँ पर यह है कि हमारी ये जो डेल्टा क्यू जे है ये जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको पता है कि जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं वो कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हमारे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इसका मतलब है अगर कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग की जाए तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाय डी टी, ठीक है जी, समीशन भी मौजूद है डी बाय डी टी पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट जे, ठीक है। अभी अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लें तो फिर यहाँ पर आपको समीशन की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं जी डी बाय डी टी इंटू पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे, ये हमारे पास आ गया, माइनस पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्यू जे जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हमारी जनरलाइज्ड फोर्स को। तो ये हमारी बन गई है जी इक्वेशन 10 और ऑलमोस्ट जो है हम अपना लैग्रांजियन इक्वेशन डेवलप कर चुके हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ अब रह गई है, ये जो जनरलाइज्ड फोर्स है, स्टार्ट में जब हमने जनरलाइज्ड फोर्स को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि जनरलाइज्ड फोर्स जो है ये हमारे पास क्या है जी, एफ आई डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू आई, ये इसके बराबर है। स्टार्ट में जब हमने जनरलाइज फोर्स की बात की थी तो हमने कहा था कि जनरलाइज फोर्स इसके बराबर है, लेकिन हम फोर्स को लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ सम, क्योंकि फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है उसको लिखा जा सकता है ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। तो यहाँ पर जो स्केलर फंक्शन है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो फोर्स को लिखा जा सकता है
नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स किसके बराबर है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर अगर हम अपने मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली एक्स, या करली बाय करली आर हम इसको कर देते हैं। हम एक्स वाई जी सबको अगर इंक्लूड करें और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। बच्चों f की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लें तो हमारे पास जो क्यू जे है ये आ जाएगा माइनस सम ओवर एफ आई की जगह क्या आ जाएगा? पार्शियल v ओवर पार्शियल आर आई, ये वी आई, और मल्टीप्लाई बाय पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे। तो ये पार्शियल आर आई डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये पार्शियल आर आई और पार्शियल आर आई क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हमारे पास बच जाएगा माइनस सम ओवर पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे। तो ये हमारे पास आ गई जनरलाइज्ड फोर्स। तो यहाँ पर बच्चों जनरलाइज्ड फोर्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा डी बाय डी टी इंटू पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट जे, ठीक है जी, माइनस पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू, अब ये क्यू जे की जगह ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे। बच्चों फर्दर हम क्या कर सकते हैं? इसको मैं अरेज कर रहा हूँ जी, अगर आप इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है जी। तो मैं अभी इसको अरेज करने जा रहा हूँ। बच्चों फाइनल मेरे पास इक्वेशन ये बची है, ये जो वैल्यू है ये माइनस हो रही है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाय डी टी इंटू करली टी बाय करली क्यू डॉट जे, ठीक है जी, और माइनस करली टी बाय करली क्यू जे प्लस वो हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शियल वी आई ओवर पार्शियल क्यू जे, और वहाँ पे क्या बचेगा? ज़ीरो बचेगा। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, माइनस अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा करली बाय करली क्यू जे, टी माइनस वी हो जाएगा, टी आई माइनस वी आई, ये सिंपली अब इसको मैं टी माइनस वी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ज़ीरो। और इधर हमारे पास क्या है? डी बाय डी टी इंटू करली टी बाय करली क्यू डॉट जे। तो बच्चों फाइनली ये हमारे पास क्या आ गई है? लैग्रांजियन इक्वेशन। और इस लैग्रांजियन इक्वेशन में ये जो आपको नज़र आ रहा है टी माइनस वी, इसको हम सेट कर सकते हैं, इसको हम इक्वल टू एल रख सकते हैं। तो एल हमारे पास क्या है? लैग्रांजियन फंक्शन, ठीक है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लैग्रांजियन फंक्शन हम कह सकते हैं, इसको एल कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप टी माइनस वी की जगह एल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी अगर आप कर दें तो ठीक है। तो ये हमने लैग्रांजियन इक्वेशन डेवलप कर रही है फ्रॉम डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।